आज हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी के हवाले से एमडी कैट का लेक्चर करने जा रहे हैं। और करंट इलेक्ट्रिसिटी की में अगर देखा जाए तो जो अब आपका भी सिलेबस तो नहीं आया इस साल का, लेकिन जब भी आएगा जो टॉपिक हमें डिस्कस करने हैं उसमें ओम्स लॉ है आपके पास, इलेक्ट्रिक करंट, ऑब्वियसली सबसे पहले सोर्सेज ऑफ करंट क्या होते हैं, कितने होते हैं, करंट किस वजह से फ्लो कर सकता है, इलेक्ट्रॉन है या पॉजिटिव नेगेटिव आयंस हैं, होल्स हैं, वगैरह वगैरह। ओम लॉ से निकल कर हैं वो हम डिस्कस करेंगे। ओमिक नॉन ओमिक मटेरियल्स आ जाएंगे इसके अंदर, रेजिस्टेंस आ जाएगी, रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशंस आ जाएंगे, मुख्तलिफ किस्म के टेम्परेचर कोफिशिएंट्स का जिक्र आएगा। फिर उसके बाद हमारे पास पावर डिसिपेशन है, पोटेंशियोमीटर है, रियोस्टेट है, और एट द एंड जाके किरचॉफ रूल्स हैं इसके अंदर, व्हीटस्टोन ब्रिज उसकी एप्लीकेशन आ जाती है। ये सब चीज़ें हम इसके अंदर चेक करेंगे और इसको स्टडी करेंगे। जहाँ तक इलेक्ट्रिक करंट का ताल्लुक है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो ऑफ चार्ज को कहते हैं। जब चार्ज फ्लो करना शुरू करता है, चार्ज कब फ्लो शुरू करता है? जब पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया जाता है। करंट को जब हम डिफाइन करेंगे तो इसकी जो मेन डेफिनेशन है वो तो हमारे पास आता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा टी लिख दें आप लोग, या फिर इसको आप डेल्टा क्यू की जगह पे डी क्यू ओवर डी टी भी आप लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं यहाँ पर डी क्यू ओवर डी टी भी रिप्लेस कर दूँ तो ये डेल्टा भी चेंज होता है, और यहाँ डेरिवेटिव की शक्ल में अगर हम उसको डी की शक्ल में लिखते हैं तो वो भी चेंज ही कहलाता है। ठीक है, एनीवे, करंट का जो यूनिट है एस आई यूनिट, एम्पेयर ए से शुरू होता है, चार्ज का यूनिट कूलम, टाइम का यूनिट सेकेंड, इट मीन्स इसका जो यूनिट होता है कूलम पर सेकेंड होता है। एम्पेयर को डिफाइन करना, वन कूलम चार्ज जब किसी जगह से गुजरेगा इन 1 सेकेंड एंड थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर, तो हम कहेंगे 1 एम्पेयर करंट इज फ्लोइंग थ्रू दैट कंडक्टर। अब करंट का हमारे पास अगर मैं इसको सिंपल फॉर्म में लिखूं, Q इज इक्वल टू आई टी, फॉर्मूला आ गया। Q इज इक्वल टू एन ई भी हमने पढ़ा हुआ है फॉर्मूला, दोनों को आप यहाँ कंपेयर कर दें तो एन ई इज इक्वल टू आई टी बन गया आपके पास। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आप कैलकुलेट कर सकते हैं पासिंग थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर फ्रॉम दिस फार्मूला। इस फॉर्मूले में करंट गिवन होगा, टाइम गिवन होगा, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन आपको खुद पता होना चाहिए 1.6 10⁻⁻19 कूलम। एक बात आप याद रखेंगे, हम बार बार कूलम का जिक्र कर रहे हैं, पहले हम पढ़ के आए हैं, एक बार फिर रिविजिट कर लेते हैं। कूलम का मतलब होता है 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज। ये वैल्यू आती कैसे है? 1/E को अगर आप सॉल्व करें ना, ये बात याद रखिएगा, 1/E, इसको अगर ये पेपर में कहीं सॉल्व करना आ जाए तो आपने बजाय इसके कि आप डिवाइड करने बैठे, ये 6.25 10⁻18 का फैक्टर याद रखना है, बस आपकी कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। बजाय इसके कि आप 1 से 1.6 को डिवाइड करें बैठ के, आप ये फैक्टर याद कर लेंगे, कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। तो ये आपका चार्ज आ गया। हमारे पास चार्ज का एक और फॉर्मूला भी है कैपेसिटर के सिलसिले में, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग पढ़ते हैं, Q इज इक्वल टू सी वी। अब आप देख सकते हो आपके पास चार्ज के 3 फॉर्मूले आ गए, Q इज इक्वल टू आई टी, Q इज इक्वल टू एन ई, Q इज इक्वल टू सी वी। इसमें हमने पहले 2 फॉर्मूलों को तो इक्वेट करके एक नया फॉर्मूला बना लिया, अगले जो 2 फॉर्मूले हैं इनको भी इक्वेट किया जा सकता है, एन ई इज इक्वल टू सी वी। ये हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी इस फॉर्मूले का जिक्र किया हुआ है। इसके ऊपर आपके न्यूमेरिकल आ सकते हैं, आप सॉल्व कर सकते हो डिपेंडिंग अपॉन योर गिवन डाटा। मजीद आप देखें, आप सी वी को आई टी के इक्विवेलेंट भी लिख रख सकते हो, और यहाँ से अगर आपको कैपेसिटेंस आप फाइंड कर सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस आप निकाल सकते हैं। और याद रखिएगा, यहाँ जो V आपके पास आ रहा है ये पोटेंशियल नहीं है, ये चीज पोटेंशियल डिफरेंस को शो करती है बिटवीन 2 प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर या बिटवीन 2 पॉइंट्स। ये बात याद रखेंगे आप, ये पोटेंशियल एट अ पॉइंट नहीं है। पोटेंशियल डिफरेंस जिसको आप आमतौर पे डेल्टा V
या V पॉजिटिव माइनस V नेगेटिव से शो करते हो, हाई पोटेंशियल माइनस लो पोटेंशियल। इसका तस्करा हमने इससे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में किया हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास जो इसके अंदर आ जाता है वो करंट की आपके पास दो किस्म की इसमें टाइप्स आ जाती हैं। एक अल्टरनेटिंग करंट होता है और एक डायरेक्ट करंट होता है। तो याद रखिएगा जब आप करंट की टाइप्स की बात करेंगे तो एक आपके पास आएगा AC और दूसरा आएगा DC। अब DC की भी दो टाइप्स हो जाती हैं। एक होता है प्योर DC। प्योर DC का मतलब है स्ट्रेट लाइन, इसका ग्राफ होगा अगर आप IT कर्व या IT ग्राफ ड्रॉ करते हैं। एक होता है वो जो आप लोग रेक्टिफिकेशन में पढ़ के आते हो, पल्सेटिंग DC। इस किस्म का ये फुल वेव रेक्टिफायर का जो वेव फॉर्म होता है इसे हम फ्लक्चुएटिंग या पल्सेटिंग DC का नाम देते हैं। अब पल्सेटिंग DC को स्मूथ करना हो तो स्मूथ करने के लिए आप लोग यूज करते हो फिल्टर सर्किट। इसका जिक्र जो आएगा ना वो आएगा आपके पास जब आप इलेक्ट्रॉनिक्स के लेक्चर की तरफ जाते हैं, तो वहाँ पे इसका जिक्र है। आपने जब चैप्टर 18 अपनी बुक्स का पढ़ा होगा, ऑब्वियसली वहाँ जिक्र आया होगा। अल्टरनेटिंग करंट की बात कर लेते हैं। साइनोसाइडल वेव फॉर्म इसको कहते हैं। इस किस्म का वेव फॉर्म साइनोसाइडल जो साइन वेव को ओबे करता है। इसका जो जनरल फॉर्मूला है इंस्टेंटेनियस करंट का I इज इक्वल टू I नॉट साइन थीटा या ओमेगा टी वगैरह वगैरह। ये आपके पास आ गई दो टाइप्स ऑफ करंट आ गई हैं। हमने जो ज़्यादातर यहाँ अभी करंट स्टडी करना है वो DC सोर्स का करंट। अभी हमने ऊपर एक बात देखी कि करंट जब भी गुजरेगा पोटेंशियल डिफरेंस के अगेंस्ट गुजरेगा। अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है तो करंट फ्लो नहीं करेगा। करंट फ्लो किस वजह से करेगा? चार्जेस की वजह से। चार्ज पार्टिकल होंगे तो फ्री इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव आयंस हो सकते हैं, होल हो सकते हैं। ये कहाँ पाए जाएंगे? मटीरियल्स कौन से होंगे? सबसे पहली चीज मेटल्स। ये देखिए इधर, ये है जी, मैं हाईलाइट कर रहा हूँ मेटल्स। मेटल में इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं, फ्री पार्टिकल। ये वजह होती है आपके फॉर द फ्लो ऑफ करंट। तो मेटल्स के अंदर जो करंट की जो असल वजह है वो आपके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर आप आ जाते हैं गैसेस के अंदर, सेकंड थिंग गैसेस की बात कर लेते हैं, तो गैसेस के अंदर दो चीजें होती हैं, एक इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और एक पॉजिटिव आयंस होते हैं। ठीक है जी, इलेक्ट्रॉन्स एंड पॉजिटिव आयन दो चीजें होती हैं। इलेक्ट्रॉन आपको पता है कैथोड से एनोड की तरफ फ्लो करते हैं। जब ये सब फ्लो कर रहे होते हैं तो अंदर जो गैस होती है लो प्रेशर पर, उसके इलेक्ट्रॉन्स को ये नॉकआउट करके आउट कर देते हैं एटम्स। एटम पॉजिटिव आयन में शिफ्ट हो जाता है। इस तरह आपके पॉजिटिव आयंस और इलेक्ट्रॉन का कॉम्बिनेशन गैसेस में करंट बनाता है। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस होते हैं। NaCl का सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, ये जितने आपके आयनिक कंपाउंड्स होते हैं इनके सॉल्यूशन में पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस की वजह से करंट फ्लो करता है। पॉजिटिव आयन एनोड से कैथोड की तरफ जाते हैं, नेगेटिव आयन कैथोड से एनोड की तरफ आते हैं। और ये बात भी आप जानते होंगे, जब ये आयन जो पॉजिटिव आयन है वो जब पहुंचते हैं कैथोड पर तो वहां से इलेक्ट्रॉन टेकअप करते हैं, ठीक है, और अपना पॉजिटिव आयन में शिफ्ट, पॉजिटिव आयन न्यूट्रल आयन में शिफ्ट होता है। इसी तरह जो आपका नेगेटिव आयन है वो जब जाएगा एनोड पर तो वहां जाके एक इलेक्ट्रॉन देगा और सर्किट में करंट फ्लो करेगा। सेमीकंडक्टर डायोड, इसमें दो चीजें होती हैं, एक होल्स होते हैं और एक इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। होल पे हमारा कोई चार्ज नहीं होता, लेकिन हम वहाँ पे हमने लेट किया होता है कि ये पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स होते हैं। तो होल्स का जो अब आपको यहाँ पे ये है जी आपका सेमीकंडक्टर मटेरियल, ठीक है। इसमें करंट की वजह इलेक्ट्रॉन्स, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स और होल्स होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइटिक इसके ऊपर मेंशन्ड है, आयंस होते हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन, ये तो हो गया, ठीक। अगली चीज करंट। करंट आप याद रखिएगा आपके पास स्केलर क्वांटिटी है। अगर ये डायरेक्शन रखता है, करंट डायरेक्शन रखता है, लेकिन फिर भी हम इसको क्या लेते हैं, स्केलर क्वांटिटी। वजह क्या है? वजह यह है कि जो आपका करंट है ना, इट डज नॉट ओबे
law of vector addition. Current does not obey law of vector addition. इसी वजह से हम लोग कहते हैं करंट क्या है जी, आपके पास एक स्केलर क्वांटिटी है। ये चीज हो गई। टेंसर कहते हैं ऐसी चीजों को, टेंसर्स, जो कि वेक्टर तो नहीं होते लेकिन उनमें डायरेक्शन एग्जिस्ट कर रही होती है, तो ऐसी चीजों को हम टेंसर्स का नाम देते हैं। ठीक है, इसमें अब याद रखिएगा करंट आपकी एक, जब हम करंट की बात करते हैं, एम्पियर बेस यूनिट है, करंट बेसिक क्वांटिटी है। करंट आपकी बेसिक क्वांटिटी है। बाद बच्चे यहीं से डाइवर्ट हो जाते हैं कि जी आपने ऊपर फॉर्मूला लिखा हुआ है I इज इक्वल टू Q/T आ रहा है, तो ये बेसिक क्वांटिटी कैसे है? ये तो चार्ज को T पे डिवाइड करके आ रहा है। और नहीं भाई मेरा बेटा, जब हम बात करते हैं तो असल फॉर्मूला हमारे पास Q इज इक्वल टू IT है। ये दो बेसिक क्वांटिटीज आपस में मल्टीप्लाई होकर हमें चार्ज दे रही हैं। करंट बेस क्वांटिटीज है, ड्राइव क्वांटिटीज नहीं है। बच्चे यहाँ से थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, तो इस चीज को आप जहन में रखेंगे। नेक्स्ट चलते हैं जी। करंट के बाद हमारे पास जो इसमें आ रहा है फ्लो ऑफ करंट आ जाता है कि करंट किस डायरेक्शन में फ्लो करता है। ये भी एक बहुत बड़ा अवहम रहा है फिजिक्स के अंदर कई सालों तक। शुरू में करंट की डायरेक्शन, जब हम पता ही नहीं था कि करंट की असल वजह मेटल्स के अंदर खासतौर से या वायर्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो साइंटिस्ट ने लेट कर लिया करंट फ्लो करता है पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो करता है। ठीक है, जब ये बात लेट कर ली गई तो इसके ऊपर सारी रिसर्च और जो भी काम है वो शुरू हुआ। एट द एंड जब इलेक्ट्रॉन डिस्कवर होते हैं, प्रोटॉन डिस्कवर होते हैं, और पता लगता है कि भाई प्रोटॉन तो न्यूक्लियस के अंदर बिल्कुल कन्फाइन होता है, वो फ्री पार्टिकल नहीं है, इलेक्ट्रॉन फ्री पार्टिकल है, इट कैन मूव। तो रियलाइज हुआ कि जी करंट की डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ होती है। अब यहाँ पर या तो डायरेक्शन चेंज करते, डायरेक्शन चेंज करते तो जितनी भी रिसर्च डेवलपमेंट हो चुकी हुई थी वो चेंज करनी पड़ती। फिर क्या चीज थी, असल चीज थी इफेक्ट्स ऑफ करंट से हमारा कंसर्न था। हमारा कंसर्न इससे नहीं था व्हाट इज द डायरेक्शन, हमारा कंसर्न था इफेक्ट्स ऑफ करंट। अब इफेक्ट्स ऑफ करंट आपके पास जो होते हैं वो तो होते हैं, नंबर वन आपके पास हीटिंग इफेक्ट होते हैं। ठीक है जी, इनको अभी हम डिटेल में देख लेते हैं। केमिकल इफेक्ट होता है और मैग्नेटिक इफेक्ट होता है। ये ज्यादातर आपके तीन चार मेन इफेक्ट्स ऑफ करंट चलते हैं। अब इसमें जब आप बात करते हो हीटिंग इफेक्ट की, तो करंट आपके आयरन में, आपके हीटर में राइट से आए लेफ्ट से आए, बल्ब में राइट से आए लेफ्ट से आए, कोई फर्क पड़ता है? बल्ब ने ऑन होना है, हो जाएगा करंट, चाहे राइट से आ रहा हो चाहे लेफ्ट से आ रहा हो, उसको क्या तकलीफ है? इसी तरह जब आयरन में से यानी इस्त्री में से या हीटर में से करंट चाहे राइट से आए चाहे लेफ्ट से, रॉड को गर्म करना है, आपको एनर्जी दे देगा, हीट एनर्जी। इसी तरह जो केमिकल इफेक्ट्स हैं, अब आपके करंट आप पॉजिटिव टर्मिनल राइट पे कर दो या लेफ्ट पे कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, करंट फ्लो करेगा बैटरी में से, आयन अपनी तरतीब से मूव करेंगे। इसी तरह जब किसी कंडक्टर से करंट गुजारते हो, नीचे से ऊपर गुजारो, ऊपर से नीचे गुजारो, मैग्नेटिक इफेक्ट तो होना ही होना है उसके गिर्द। ये अगले चैप्टर्स में हम आके उसको पढ़ेंगे। तो इट मीन्स करंट की डायरेक्शन मैटर नहीं कर रही, हमारे लिए करंट के इफेक्ट्स मैटर करते हैं। तो इसीलिए साइंटिस्ट ने जो एक एंसेस्टर साइंटिस्ट की एक न्यू सबने कन्वेंशन थी कि करंट पॉजिटिव से नेगेटिव ही फ्लो करता है, तो उसको कंटिन्यू रखा और ये बात लेट कर ली कि जो इक्विवेलेंट हम चार्ज लेंगे, जो इक्विवेलेंट करंट लेंगे जो कि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो करेगा, उसको हम नाम दे देंगे कन्वेंशनल करंट का। जो एक्चुअल करंट होता है इलेक्ट्रॉन्स की वजह से फ्लो करता है, वो नेगेटिव से पॉजिटिव तरफ फ्लो करता है। अब यहाँ पर आप लोग एक बात नोट कर लें, इस चैप्टर में भी और आगे आने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर आपके पास आता है इसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का, और आपके राइट हैंड रूल्स आ जाते हैं। ये सारे के सारे कन्वेंशनल करंट की जो डायरेक्शन है, कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ चार्ज पॉजिटिव से नेगेटिव, उसके लिए बने हैं। हमने जब भी कोई राइट हैंड रूल अप्लाई करना है, कन्वेंशनल डायरेक्शन का आंसर आएगा राइट हैंड रूल से। जब भी हम कोई क्वेश्चन पढ़ेंगे उसमें ज़्यादा कन्वेंशनल डायरेक्शन होगी, अगर डायरेक्शन नहीं बताई गई तो अंडरस्टूड है, ऑब्वियस है, कन्वेंशनल डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव। पॉजिटिव हमेशा हाई पोटेंशियल,
पॉजिटिव हमेशा हाई पोटेंशियल पे रखेंगे आप, नेगेटिव लो पोटेंशियल कहलाएगा। अब जब सवाल में आपको खसूसी तौर पे कहा जाएगा कि भाई इलेक्ट्रॉनिक करंट है, फिर आपने उसको इलेक्ट्रॉनिक करंट के हवाले से लेके चलना है। अब आप फिर वही बात करें, आ जाती है राइट हैंड रूल तो हमें डायरेक्शन दे रहा है कन्वेंशनल के हवाले से, तो ठीक है, राइट हैंड रूल जो भी डायरेक्शन देगा उसको 180 डिग्री पे घुमा दो, बस आपके पास इलेक्ट्रॉनिक करंट के हवाले से डायरेक्शन आ जाएगी। इसी यही वजह है कि जब हम बात करते हैं कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो वो होती है पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से नेगेटिव की जानिब। लेट्स सपोज ये आपके पास पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव टर्मिनल है, तो इलेक्ट्रॉन्स की मोशन इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के मोशन के क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के ऑपोजिट इलेक्ट्रॉन की मोशन होगी। इलेक्ट्रॉन रिवर्स डायरेक्शन में ट्रेवल करते हैं विद ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ, ये बात याद रखेंगे आप। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का भी जिक्र कर लेते हैं, पहले ये बात नोट कर लें कि अब ये ऑपोजिट डायरेक्शन है, इसका मतलब है यहाँ पर डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जो एंगल बन रहा है ना वो 180 डिग्री, ये भी आपका एक एमसीक्यू बनता है इसमें, ये 180 डिग्री होता है। वो velocity the uniform velocity which electrons or charge particle acquire against applied potential difference or electric field is called drift velocity. drift velocity की वैल्यू 10 पावर -3 मीटर पर सेकेंड होती है, इसकी ऑर्डर जो है ना drift velocity का 10 पावर -3 मीटर पर सेकंड के अराउंड होती है। ये बात आप नोट करके रखेंगे या पूछ ली जाती है आप लोगों से। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला यू कैन सी हेयर, आई ओवर एन ई ए, ये चलता है आपके पास, ए फॉर एम्पेयर है, ए फॉर एम्पेयर आपके पास है यहाँ पर। तो याद रखिएगा ऊपर आई करंट है, अब करंट की जगह अगर आप ओम्स लॉ अप्लाई कर दें V इज इक्वल टू आई आर, तो यहाँ से आपको पता है आई का जवाब होता है V ओवर आर। तो आपका नेक्स्ट जो इसमें ऑप्शन आती है V ओवर एन ई ए आर बन जाएगा, ये वाला फॉर्मूला V ओवर एन ई ए आर, इसको जरा मैंने हाईलाइट कर दिया ताकि ये आपको वाज़ेह तौर पे नजर आ जाए। फ्री इलेक्ट्रॉन्स वो इलेक्ट्रॉन होते हैं जब आप पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई नहीं करते, उनकी जो स्पीड होती है वो आम तौर पर आप ले लेते हो ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 पावर 7 या 6 मीटर पर सेकंड चलता है, ज़्यादातर 10 पावर 6 या 10 पावर 7 चलती है फ्री इलेक्ट्रॉन की। ये जो मैंने लिखी है ये डिफ वेलोसिटी है, डिफ वेलोसिटी फ्री इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी नहीं होती कभी भी, ये पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने के बाद आती है। जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इनकी मोशन को ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 पावर 6 टू 10 पावर 7, ज़्यादातर 6 का आंसर है हमारे पास। फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है वो 10 पावर 6 होता है, लेकिन जब फ्री हालत में होता है तब 10 पावर 7 इलेक्ट्रॉन एक्वायर कर लेता है। ठीक है, ये बात आप एक नोट रखेंगे, इसके अंदर नोट कर लेंगे। नेक्स्ट थिंग इसके अंदर जो आपने स्टडी करनी है कि एक चीज़ पहले, लेकिन अगली चीज़ से पढ़ने से पहले दो बातें बहुत ज़्यादा वाजे कर लें, कन्वेंशनल और इलेक्ट्रॉनिक करंट, सिर्फ इनकी डायरेक्शन डिफरेंट है, 180 डिग्री का फर्क है डायरेक्शन में। इसी वजह से राइट हैंड रूल जो कन्वेंशनल करंट के लिए बना, उसका जो भी आंसर आएगा उसको 180 डिग्री पे हम घुमाएंगे तो वही आंसर इलेक्ट्रॉनिक करंट के हवाले से बन जाएगा। ये बात मैंने कहा, एक बार मैं रिपीट कर दूं। नेक्स्ट आपके पास इसमें जो आ जाता है वो ओहम्स लॉ। ओहम्स लॉ क्या, जब भी आप किसी कंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हो तो उस पोटेंशियल डिफरेंस के नतीजे में करंट फ्लो करता है, ये बात हम देख चुके हैं। यहाँ से एक एमसीक्यू निकलता है कि करंट कब फ्लो करेगा, व्हेन देयर इज अ पोटेंशियल डिफरेंस, व्हेन देयर इज अ पोटेंशियल डिफरेंस। और ये पोटेंशियल डिफरेंस भी कहाँ से आता है, ये सोर्स ऑफ ईएमएफ से आता है। तो व्हाट इज अ सोर्स ऑफ ईएमएफ, अगली ये चीज ये समझने वाली है। सोर्स ऑफ ईएमएफ उस डिवाइस को कहते हैं जो नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इसको कन्वर्ट कर देगा किसमें, इलेक्ट्रिकल में। ये सिंपल सा इसका कॉन्सेप्ट है। अब आपके पास सोर्स में देखा जाए तो आपके पास एक आ जाता है जनरेटर, आ जाता है इसमें। ठीक है जी, जनरेटर आपके पास मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करता है। सोलर सेल आ जाता है, लाइट, सनलाइट को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है,
बैटरीज आ जाती हैं आपके पास। बैटरीज केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करती हैं। दो तरह की होती हैं, एक प्राइमरी बैटरी होती है, जो प्राइमरी बैटरी है ये नॉन रिचार्जेबल है, और एक सेकेंडरी बैटरी होती है आपके पास। सेकेंडरी को हम कहते हैं रिचार्जेबल, जो हमारे मोबाइल्स की बैटरियां होती हैं या हमारे यूपीएस की बैटरी है। प्राइमरी कौन सी होती है जी? नॉन रिचार्जेबल। ये आमतौर पे जो हमारे घड़ियों में सेल पड़ते हैं ये वो होते हैं, या आपके जो रिमोट कंट्रोल में सेल पड़ते हैं ये वो होते हैं। ठीक है, अच्छा, ये तो आपके सोर्सेज आ गए। एक आपका बड़ा मशहूर है सोर्स, थर्मोकपल। थर्मोकपल असल में दो वायर्स का कॉम्बिनेशन होता है। ऐसी वायर्स जिनका टेम्परेचर कोफिशिएंट, आगे जिक्र आएगा, डिफरेंट होता है। टेम्परेचर कोफिशिएंट डिफरेंट होने की वजह से जब टेम्परेचर में चेंज आता है ना, तो हाई से लो रीजन की तरफ टेम्परेचर के करंट फ्लो करना शुरू कर देता है। एक वायर में टेम्परेचर कोफिशिएंट दूसरी वायर के टेम्परेचर कोफिशिएंट से डिफरेंट है। तो जब टेम्परेचर बढ़ता है या टेम्परेचर कम होता है तो उसके फर्क की वजह से टेम्परेचर के दोनों टेम्परेचर कोफिशिएंट्स के फर्क की वजह से करंट फ्लो करना शुरू करता है एक वायर से दूसरी वायर की जानिब। इस तरह एक पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस होता है। ये सेंसर भी है आपके, इसके जरिए आप टेम्परेचर चेंज को किसी भी दो डिवाइसेस के बीच में सेंस कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। सेंसर वो डिवाइस होती है जो कि नॉन इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में शिफ्ट कर दें। ठीक है, हीट सेंसर होते हैं, प्रेशर सेंसर होते हैं, डिफरेंट किस्म के सेंसर जो हम यूज़ करते हैं। लाइट सेंसर भी होते हैं हमारे पास, जो अगले चैप्टर में आपके पास तस्करा आता है जब आप अपनी सेकेंड ईयर फिजिक्स पढ़ रहे होते हो। ओहम्स लॉ की हम बात कर रहे थे कि ओहम्स लॉ क्या है कि जब पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई होता है तो करंट फ्लो करता है। तो जो करंट है वो पोटेंशियल डिफरेंस, अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसको जब आप इक्वालिटी में लेके आते हैं तो याद रखिएगा, इसका इक्वालिटी में जो रिलेशन है वो यहाँ पे कांस्टेंट है, जो 1/r कहलाता है। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। हम लोगों ने जब बचपन से पढ़ा रखा होता है फार्मूला, वो इस शक्ल में पढ़ रखा होता है और इसको हम कहते हैं आई आर। असल में फार्मूला आपके पास आई इज प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस उस तरह होता है। 1/r इसके अंदर कंडक्टेंस है, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस है, तो ये शक्ल आगे v इज इक्वल टू आई आर में शिफ्ट हो जाती है, जो आप आमतौर पर याद करते हो। इसका मतलब है अगर आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस मालूम करना हो तो करंट पता होना चाहिए, रेजिस्टेंस पता होनी चाहिए। रेजिस्टेंस कांस्टेंट है यहाँ पर। अब शर्त यही है ओम्स लॉ की, ओम्स लॉ कब अप्लाई होगा? जब रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहेगी। रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहने का मतलब टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर चेंज नहीं होना चाहिए, रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहेगी। कलर ऑफ कंडक्टर चेंज नहीं होना चाहिए, रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहेगी। फिजिकल शेप ऑफ कंडक्टर चेंज नहीं होनी चाहिए, रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहेगी। इसका मतलब है फिजिकल स्टेट्स ऑफ द कंडक्टर, फिजिकल स्टेट्स का मतलब डेंसिटी, शेप, कलर, टेम्परेचर, ये तीन चार चीजें कांस्टेंट रहेंगी तब ओम्स लॉ एप्लीकेबल होगा। और जिन डिवाइसेस पे होगा उनके लिए ग्राफ बिटवीन करंट एंड वोल्टेज स्ट्रेट लाइन आएगा। जिनके लिए ये कांस्टेंट कोई भी एक चीज नहीं रहेगी, ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं रहेगा। अब ये चीज आप यहाँ पर देख सकते हैं हेयर ओम्स लॉ के वाले से। ये ग्राफ है ओमिक मटेरियल का। नंबर 2 और नंबर 3 जो ग्राफ आ रहे हैं ये नॉन ओमिक मटेरियल है, ये भी आप नोट कर लेंगे। नंबर 2 ग्राफ आपके पास फिलामेंट ऑफ बल्ब का है, और नंबर 3 जो ग्राफ है इसको मैं 3 लिख ही देता हूँ, आपको दिखाई देगा ये दो चीजें। तो नंबर 3 ग्राफ सेमीकंडक्टर डायोड का फॉरवर्ड और रिवर्स बाइसिंग का ग्राफ है। तीसरी डिवाइस जो यहाँ जिक्र नहीं है, ट्रांजिस्टर भी आपके पास नॉन ओमिक डिवाइस में आता है, इसको भी आप नोट कर लें। ट्रांजिस्टर का ग्राफ भी आमतौर पर अगर आप ट्रांजिस्टर के ग्राफ को देखेंगे तो वो कुछ इस किस्म का ग्राफ चलता है, यहाँ जाता है, ये उसका रीजन होते हैं ट्रांजिस्टर के फॉरवर्ड बाइसिंग के हवाले से। एनीवे वो अभी आप वो हमारे सिलेबस में खैर सी चीज़ें नहीं है, लेकिन फिर भी यू शुड नो अबाउट दिस। आगे चलें, आपके पास है मजीद इसके अंदर ग्राफ। ये जो ग्राफ बना है ना V और I का, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत ज़्यादा आपके सवाल इस ग्राफ के ऊपर बनते हैं। ये आपके पास y एक्सिस है, ये आपके पास x एक्सिस है, इस जानिब आपने लिया हुआ है I, इस जानिब लिया हुआ है V।
ग्राफ स्ट्रेट लाइन आ गया फॉर एग्जांपल। तो परपेंडिकुलर में आई है, बेस में वी है, तो आई ओवर वी, ये जो चीज है ना परपेंडिकुलर ओवर बेस, इसको हम कहते हैं स्लोप, स्लोप ऑफ ग्राफ, और ये बराबर होता है टेंजेंट थीटा की वैल्यू के। अब यहाँ से ये बात नोट कर लें, आई ओवर वी अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, हमारे पास ओम्स लॉ है वी इज इक्वल टू आई आर। तो अगर मैं आई ओवर वी की बात करूंगा तो ये 1 ओवर आर की वैल्यू बनती है, आई ओवर वी। ठीक, तो ये क्या बन गया, कंडक्टेंस। इसका मतलब है ये जो हमने ऊपर ग्राफ बनाया हुआ है, चाहे वो स्ट्रेट लाइन है या कर्व है, ये कंडक्टेंस के ग्राफ हैं सारे के सारे। यहाँ पे ग्राफ का स्लोप हमें कंडक्टेंस की वैल्यू देगा, जो रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस है। ठीक है, अगर आपके पास स्लोप ज्यादा आएगा तो कंडक्टेंस ज्यादा होगी, स्लोप कम आएगा कंडक्टेंस कम होगी। यहीं पर एक पॉइंट और आप लोग नोट कर लें, ग्राफ का जो स्लोप है ना, अब देखें ग्राफ मैं यूं बनाता हूँ, ये सेमीकंडक्टर डायोड के लिए हम इसका, ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है कि जो जो आप इस डायरेक्शन में ऊपर की तरफ जा रहे हैं, स्लोप आपका इंक्रीज कर रहा है, स्लोप इंक्रीज कर रहा है, ये इंक्रीजिंग स्लोप का ग्राफ होता है। यही ग्राफ अगर इस शेप में आता तो ये डिक्रीजिंग स्लोप है दोनों पॉजिटिव स्लोप्स, ये दोनों पॉजिटिव स्लोप्स हैं। नंबर बाकी यूं करें, 1 2 3, तीनों ही पॉजिटिव स्लोप है। 1 कांस्टेंट स्लोप है, 2 पॉजिटिव स्लोप है इंक्रीजिंग, 3 पॉजिटिव स्लोप है डिक्रीजिंग। मतलब क्या है इन बातों का, जब मैं बात करता हूँ ना पॉजिटिव स्लोप, जो भी ग्राफ होगा वो इस शेप में अगर होगा, उस वक्त एंगल यहां से बनेगा, स्मॉल एंगल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो टेंजेंट थीटा की वैल्यू पॉजिटिव आती है। टेंजेंट थीटा की वैल्यू नेगेटिव कब आएगी, जब ग्राफ ये वाली शेप लेगा इस तरफ से। अगर कोई ग्राफ हम यूं ड्रॉ करते हैं, इस तरफ से ड्रॉ करते हैं, तो ये जो ग्राफ है ना, जो अब मैंने ग्रीन कलर में ड्रॉ किया, ये नेगेटिव स्लोप का ग्राफ होता है। इसका मतलब अगर आपका कोई स्लोप, ये जो स्लोप है नेगेटिव, नेगेटिव लीनियर, इस किस्म का ग्राफ आता है, और एक ग्राफ आपका हो सकता है इस किस्म का। अब ये जो अगर आप देखा जाए ग्राफ को, इस ग्राफ में अगर आप देखते हैं नंबर 1 ये तो लीनियर। अब नंबर 2 को जरा देखें, इसमें अगर आप ऊपर से नीचे की तरफ यूं बात करते हैं तो ये ग्राफ क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। जबकि नंबर 3 पे जो ग्राफ मैंने ड्रॉ किया है, ये अगर आप इधर से इधर बात करते हैं यूं, तो ये डिक्रीज कर रहा है। और ये वैसे ही आपको पता है पीवी डायग्राम टाइप बन जाता है, बोयस लॉ टाइप कर्व, इस तरह की कर्व हमेशा डिक्रीजिंग को शो करता है। तो ये ग्राफ के ऊपर आपकी कमांड होनी चाहिए ताकि पता लगे कब स्लोप इंक्रीज कर रही है, कब स्लोप डिक्रीज कर रही है। एक और छोटी सी चीज़ आप इसमें ऐड कर लीजिए, वो ये कि स्लोप जो होती है ना, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग जो हम पढ़ते हैं असल में, इसका ताल्लुक होता है वाई एक्सिस के हवाले से। जब भी आप बात करेंगे एक्स एक्सिस का जो स्लोप होता है ना, आप याद रखेंगे ये 0 होता है, एक्स एक्सिस। अगर आप वाई एक्सिस के हवाले से बात करते हैं तो इसका स्लोप अनडिफाइन होता है, इन्फिनिटी। वजह ये है कि टेंजेंट 0 डिग्री 0 होता है, जो एक्स एक्सिस का एंगल है, एक्स एक्सिस, और टेंजेंट 90 डिग्री जो वाई एक्सिस का एंगल अनडिफाइन होता है। इसका मतलब है अगर कोई ग्राफ उसका एक्स से वाई की जानिब जा रहा है, कोई ग्राफ एक्स से वाई की जानिब जा रहा है, मिसाल के तौर पर एक ग्राफ नंबर 1 है, एक ग्राफ नंबर 2 है, तो 2 चूंकि अब आप देख रहे हो तो इधर से ये एक्स से वाई की जानिब चल रहा है, तो 2 का स्लोप ग्रेटर है, 1 का स्लोप स्मॉलर है। अब अगर ये ग्राफ मिसाल के तौर पर क्वेश्चन बना लेते हैं आई और वी के दरमियान है, क्योंकि ये आई वी का स्लोप शो करता है कंडक्टेंस को, तो 2 की कंडक्टेंस ज्यादा है, 1 की कंडक्टेंस कम है। यहाँ पे एक सवाल आ जाता है, ये देखिए फर्ज कर लें 1 का एंगल है 30 डिग्री, 2 का एंगल है 60 डिग्री। हमसे कहा जाता है 1 और 2 के दरमियान स्लोप का डिफरेंस बताएं, रेशो बताएं। रेशो क्या है जी, डिफरेंस का भी सवाल आ सकता है, रेशो का भी आ सकता है। रेशो की बात कर लेते हैं, स्लोप ऑफ 60 डिग्री, ऊपर रख दिया हमने कि 60 टू 30 का स्लोप है, यूं सवाल आ गया। फॉर एग्जांपल ये 30 टू 60 भी हो सकता है, तो आप रिवर्स कर लोगे,
फिलहाल जो मैं सॉल्व कर रहा हूँ 60 to 30 के लिए सॉल्व कर रहा हूँ। स्लोप ऑफ 30, स्लोप का मतलब मुझे पता है, टेंजेंट है तो टेंजेंट 60 डिग्री, टेंजेंट 30 डिग्री। अब ये चीज़ें हैं जो आपको याद होना चाहिए। 60 डिग्री के लिए टेंजेंट √3 होता है, इसलिए 1/√3 होता है, नीचे वाला √3 ऊपर आके मल्टीप्लाई होगा तो √3 का स्क्वायर बना देगा, तो ये बन गया 3/1 आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह के सवाल आपके पास आ सकते हैं। ये भी हो गए। अब जरा आ जाएं थोड़ा सा वापस अपने मेन लेक्चर की तरफ। जी, स्लोप तो अब आप लोगों ने अच्छी तरह स्टडी कर लिया। रेजिस्टेंस का जहां तक ताल्लुक है, रेजिस्टेंस का एक फॉर्मूला आपको यहाँ लिखा नजर आ रहा है, ये मैं बॉक्स में बंद कर रहा हूँ, यू कैन सी हियर। यहाँ कंसंट्रेट करें बॉक्स की तरफ, इसको मैं हाईलाइट भी कर देता हूँ ताकि आपको पता लगे कि ये चीज स्टडी की जा रही है इस लम्हे। रेजिस्टेंस होता है ρL/A फॉर्मूला। अब इसके अंदर जो A है वो आपके पास एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, इसको हम बेटा थिकनेस भी कहते हैं। थिकनेस का फॉर्मूला या तो πr² भी हो सकता है, और अगर r की जगह आप डायमीटर यूज करोगे d/2 तो वो d² आ जाएगा नीचे और 2 का स्क्वायर 4 ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। तो ये 1 2 3 शेप्स हैं इसके फॉर्मूले की। और रेजिस्टेंस का जो जनरल फॉर्मूला है वो आप पहले ही पढ़ चुके हो, V/I, ये भी चलता है इसमें, ये नीचे के फॉर्मूले भी चलते हैं ऊपर के भी। इसमें एक बड़ा मशहूर सवाल क्वेश्चन है कि अगर हम लेंथ को डबल कर दें तो रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट है ये। देखें, जब भी हमसे लेंथ की बात की जाती है, हम एक यूनिफॉर्म रॉड है उसको जनाब, यूनिफॉर्म उसका डायमीटर है और यूनिफॉर्म एरिया है, कांस्टेंट एरिया वॉल्यूम है यूनिफॉर्म, उसको हम उसकी लेंथ को डबल कर देते हैं, ट्रिपल कर देते हैं, 4 टाइम्स कर देते हैं। तो याद रखिएगा, जब आपका वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा तो इसका मतलब ये है कि आप रॉड की लंबाई को इंक्रीज कर रहे हो तो उसकी थिकनेस डिक्रीज कर रही है प्रोपोर्शनैलिटी के हवाले से, एक दूसरे के प्रोपोर्शनैलिटी के हवाले से डिक्रीज करेगी। लेंथ को अगर आप 2 टाइम्स करते हो तो थिकनेस यानी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 2 टाइम डिक्रीज 1/2 1/2 हो जाएगा। सबसे नीचे वाला 2 ऊपर आके और 2 से जब मल्टीप्लाई होगा तो 4 टाइम्स रेजिस्टेंस इंक्रीज कर रही है अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन। अब ये चीज आपको रेडियस के हवाले से भी सवाल आ सकता है, डायमीटर के हवाले से भी आ सकता है। तो इसकी बड़ी आसान सी की है, या तो आपको कुछ कॉरेस्पॉन्डिंग फॉर्मूले भी हम देख लेते हैं वो स्टडी करेंगे, आप वो नहीं कर सकते तो बड़ा आसान एक प्रोसीजर है उसको आप अपना लें। आपसे कहा जाता है कि जी हमने रेडियस को डबल किया, हमने रेडियस को डबल कर दिया, बताएं जी रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ा। अब रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ा, रेडियस को डबल किया गया तो उसके लिए आपका फॉर्मूला ये वाला यूज होगा, दिस वन। ठीक है, इसके मुताबिक अगर मैं कैलकुलेशन करूं तो मैं थोड़ा सा इधर साइड पे आ जाते हैं जरा, ताकि जरा उसको क्लियर कट आपके सामने मैं लिख सकूं। लें जी, अब डिफरेंट हम कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। रेजिस्टेंस है ρL/A, ए को हम ये फॉर्मूला तो यूज नहीं कर रहे, हम यूज करने लगे πr², क्योंकि सवाल रेजिस्टेंस के हवाले से किया गया है कि रेजिस्टेंस आर प्राइम जो है वो आपके पास रेडियस के हवाले से किया गया, रेडियस जो है उसको डबल कर दिया गया, रेडियस डबल किया गया, रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट होगा रेडियस का। नहीं जी, अगर रेडियस को डबल किया गया है तो ये नई रेजिस्टेंस का फॉर्मूला बनेगा ρL, अभी फिलहाल कांस्टेंट रखी हुई है हमने, पाई आर प्राइम स्क्वायर का मतलब होगा 2r का स्क्वायर। ठीक है बच्चे, ρL/2 स्क्वायर 4 हो जाएगा, πr स्क्वायर। बाकी फॉर्मूला तो सेम है हमारा, तो ये आ जाएगा r/4। ठीक है, ये आ गया आपके पास, तो ये बात याद रखेंगे आप। अच्छा, अब यहाँ पर एक आंसर आ गया, मैंने कहा लेंथ हमने क्या रखी है, कांस्टेंट। अगर हम कहते हैं कि हमने लेंथ को कांस्टेंट नहीं रखना, लेंथ इफेक्ट, अब मैंने यहाँ लेंथ कांस्टेंट रखी थी फिलहाल, मैंने बोला था आपको ये लेंथ मैं क्या ले रहा हूँ फिलहाल इस क्वेश्चन के अंदर स्पेशल, अभी एक स्टेप हमने किया है, कांस्टेंट रखी है। मैं जी लेंथ कांस्टेंट नहीं करता, लेंथ इज नॉट इक्वल टू कांस्टेंट, यानी मैं रेडियस जब चेंज कर रहा हूं तो मैं लेंथ भी चेंज कर रहा हूं, वॉल्यूम कांस्टेंट है इसमें, फिर क्या चीज होगी, वॉल्यूम, ये मेरा कांस्टेंट है। अब ये सवाल की नौयत चेंज हो गई, यहां पे मैं रेडियस को डबल करूंगा, रेडियस को डबल करूंगा। अब पता है क्या, अब ये देखना, यानी मैं थिकनेस पे फर्क डाल रहा हूँ,
अगर तो ये सवाल एरिया का होता ना कि मैं एरिया डबल करूंगा, तो एरिया डबल करने का होता है लेंथ हाफ कर दी। एरिया डबल करने का मतलब लेंथ हाफ कर दी। इससे पीछे अभी हम देख के आए, लेंथ डबल की, एरिया हाफ हो गया। एरिया डबल करते लेंथ हाफ हो जाती, ठीक है। तो मुझे रिलेशन देखना पड़ेगा एरिया के ऊपर। एरिया पे क्या रिलेशन पड़ेगा देख लेते हैं। पाई आर स्क्वायर है, ए प्राइम देखें, पाई 2r² कर दिया मैंने, रेडियस डबल कर दिया तो कितना हो गया 4πr²। इसका मतलब है मेरा जो रेडियस डबल करने से एरिया पे कितना फर्क पड़ा, 4 टाइम्स। एरिया 4 टाइम इंक्रीज हो गया बच्चे, इसका मतलब लेंथ 4 टाइम 1/4 हो जाएगी। तो यहीं से एल प्राइम का आंसर आ जाएगा L/4। तो रेजिस्टेंस का आंसर क्या आएगा, रो L/A बनता है, ये ए प्राइम रो एल प्राइम आर प्राइम। रो सेम है, मटेरियल चेंज नहीं कर रहे हैं अभी, मटेरियल पर हमने कोई असर नहीं डाला। मटेरियल पर भी असर पड़ के सवाल बन सकता है लेकिन हमने नहीं किया। तो ऊपर आ जाएगा L/4 और नीचे आएगा 4A। ऊपर वाला 4 नीचे आएगा 1/16 रो L/A। तो 1/16 R यानी कि 1/16 टाइम्स डिक्रीज कर जाएगी रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। अब ये क्वेश्चन अगर डायमीटर के वाले से है तो इसी तरह करोगे। तरीकाकार क्या बताया मैंने, आपके पास अगर क्वेश्चन पे आता है कि रेडियस को आप चेंज कर रहे हो, डायमीटर चेंज कर रहे हो, इंक्रीज कर रहे हो या डिक्रीज कर रहे हो, उसका इफेक्ट देखो एरिया पर। और एरिया का जो भी इफेक्ट है, एरिया इंक्रीज करेगा लेंथ उतना डिक्रीज कर दो, एरिया डिक्रीज करेगा तो लेंथ को उतना ही बढ़ा दो। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है, आपके सवालों हल होना शुरू हो जाएगा। तो ये रेजिस्टेंस से मुतल्लिक़ आपके क्वेश्चंस कुछ इस किस्म के, बाकी तो आपके पास न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स होती हैं, वो आती रहती हैं, ठीक है। तो उसमें डाटा होता है आपके पास, लेकिन ये शुरू में जितनी चीज़ें हमने की हैं इनको आप देख लेंगे स्लोप वगैरह के हवाले से। रेजिस्टेंस अगर आपने मालूम करनी है देख लें, स्लोप R1/R2, चूंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस के साथ स्लोप का ताल्लुक इनवर्स रिलेशन होता है, तो R1/R2 इक्वल टू आएगा टेंजेंट θ2 टेंजेंट θ2 टेंजेंट θ1, इनवर्स रिलेशन आ रहा है, ठीक है। ये ओहमिक मटेरियल के लिए हम बात कर रहे हैं फिलहाल, याद रखिएगा, ठीक है। नॉन ओहमिक में भी यही चीज चलती है, लेकिन यहाँ पर जो ओहमिक मटेरियल में ये वैल्यू कांस्टेंट रहती है। अभी मैंने एक सवाल 2-3 सवाल करा के आया, नॉन ओहमिक में ये वैल्यू कांस्टेंट नहीं रहती, तब्दील होती रहती है, चेंज होती रहती है, इंक्रीज भी कर सकती है, डिक्रीज भी कर सकती है, इंक्रीज भी कर सकती है, डिक्रीज भी कर सकती है। कंडक्टर्स टेम्परेचर बढ़ाओगे रेजिस्टेंस बढ़ेगी, कंडक्टेंस कम हो जाएगी। सेमी कंडक्टर्स टेम्परेचर बढ़ाओगे कंडक्टेंस बढ़ जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी, रेजिस्टेंस डिक्रीज कर जाएगी। यही वजह है कि जब हम टेम्परेचर कोफिशिएंट की बात करते हैं तो कंडक्टर्स के लिए पॉजिटिव होता है, सेमी कंडक्टर्स के लिए नेगेटिव होता है ये टेम्परेचर कोफिशिएंट, ठीक है। यहाँ तक ये बात हो गई। नेक्स्ट चलते हैं, लेकिन नेक्स्ट चलने से पहले एक बात आप और याद रखेंगे। एक कंडक्टर है आपके पास, ये डायग्राम आपको दिखाई दे रही होगी, इसको मैं ग्रीन कलर से हाईलाइट कर दूं डायग्राम को। इस डायग्राम के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ इस समय। तो जब हम कंडक्टर की बात करते हैं, कंडक्टर है, जब तक इसको आप किसी पोटेंशियल डिफरेंस सोर्स के साथ ज्वाइन नहीं करते, इसमें नेट करंट 0 रहता है, मतलब करंट इसमें फ्लो नहीं कर रहा। तो क्या इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कर रहे हैं भाई, फ्री इलेक्ट्रॉन है जिनकी वेलोसिटी अभी हमने बात की थी 10⁻7 मीटर पर सेकंड के ऑर्डर के लगभग होती है, वो मूव कर रहे हैं। जितने इलेक्ट्रॉन राइट पे जा रहे होते हैं लेफ्ट पे, जितने ऊपर जाने होते हैं नीचे। तो तादाद एक किसी खास क्रॉस सेक्शन को देखा जाए तो उसमें जितना करंट राइट पे है उतना लेफ्ट पे है, जितना अपवर्ड है उतना डाउनवर्ड है, तो नेट करंट क्या हो जाएगा 0। हाँ, करंट एक मखसूस डायरेक्शन में फ्लो करेगा अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस सोर्सेस पे अप्लाई कर देंगे। ये बात हम पहले कर चुके हैं। थोड़ा सा आगे मजीद बढ़ते हैं, कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंसेस के आ रहे हैं। जब हम कॉम्बिनेशंस की बात करते हैं बच्चे, तो बड़े मशहूर 2 कॉम्बिनेशन हम लोग मैट्रिक क्लासेस में पढ़ के आते हैं, एक सीरीज कॉम्बिनेशन, एक पैरेलल कॉम्बिनेशन। कोई मुश्किल नहीं, बड़ा सिंपल है। सीरीज कॉम्बिनेशन जरा
इधर देखिए आप लोग, ये राइट साइड पर, पहले राइट साइड को देख लें, फिर लेफ्ट साइड को डिस्कस कर लेंगे जो कुछ लिखा हुआ है। ये आपके पास सीरीज कॉम्बिनेशन है रेजिस्टेंसेस का, और उसके बिल्कुल साथ में बना हुआ है पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंसेस लगी होती हैं वन आफ्टर द अदर, करंट क्या रहता है, सेम। वोल्टेज आप डायग्राम में देख सकते हो डिफरेंट है, ठीक है। करंट सेम है, वोल्टेज डिफरेंट है, करंट सेम है। V इज इक्वल टू आई आर, तीन क्वांटिटीज हैं इस फॉर्मूले में, पोटेंशियल है, करंट है, रेजिस्टेंस है। अब करंट अगर आपका सेम है तो रेजिस्टेंस भी डिफरेंट है, पोटेंशियल भी डिफरेंट है। इसका मतलब क्या निकला कि सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करोगे तो पोटेंशियल ड्रॉप आपका रेजिस्टेंस के प्रोपोर्शनल, बड़ी रेजिस्टेंस ज्यादा पोटेंशियल ड्रॉप, छोटी रेजिस्टेंस थोड़ा पोटेंशियल ड्रॉप, एंड सो ऑन। इसी तरह से जब आप पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करते हैं तो V इज इक्वल टू आई आर, फॉर्मूले के अंदर V कांस्टेंट है, अब I इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस आ गया। बड़ी रेजिस्टेंस थोड़ा करंट होगा, छोटी रेजिस्टेंस होगी ज्यादा करंट फ्लो करेगा। तो डिफरेंट ब्रांचेस में पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर, डिफरेंट ब्रांचेस के अंदर डिफरेंट करंट फ्लो करता है, और टोटल करंट का सम जो है, जितने भी करंट्स फ्लो करते हैं उन सब का सम टोटल करंट ऑफ द सर्किट के बराबर, ये वाली इक्वेशन। इस इक्वेशन को अगर आप ओम्स लॉ के जरिए सॉल्व करें तो नेट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला रेसिप्रोकल की शक्ल में आता है। ये फॉर्मूला ये शो करता है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में नेट रेजिस्टेंस अपनी हाई लोएस्ट वैल्यू से भी लोएस्ट हो जाती है, इक्विवेलेंट सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू से भी छोटा आता है। जबकि सीरीज कॉम्बिनेशन में V इज इक्वल टू V1 V2 प्लस V3 का फॉर्मूला यूज होता है। इसके ऊपर इक्विवेलेंट का फॉर्मूला डायरेक्ट समेशन की शक्ल में या सम की शक्ल में आता है, और ये फॉर्मूला हमें शो करता है कि सीरीज में रेजिस्टेंस इंक्रीज कर जाती है, और सीरीज में जो रेजिस्टेंस होती है वो अपनी बड़ी से बड़ी वैल्यू से भी बड़ी निकलती है। लेकिन अगर हम तीनों रेजिस्टेंसेस को सेम कर दें सीरीज में तो आर इक्वलेंट 3R के बराबर आ जाएगा ऐड होने के बाद। ये इस जगह देखें, अगर बहुत सारी रेजिस्टेंसेज है तो ये फॉर्मूला क्या बनेगा, NR बन जाता है, और यहाँ पे इसके ऊपर बहुत सारे सवाल बन सकते हैं। इसी तरह पैरेलल में आप तीनों रेजिस्टेंसेज बराबर कर दें तो वो बन जाता है फॉर्मूला आपके पास, इसका 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R, आर इनका एलसीएम आ गया, ऊपर 1 प्लस 1 प्लस 1 यानी 3/R आ गया रेसिप्रोकल का आंसर। तो इक्विवेलेंट का आंसर R/3 बनता है, ये वाला। और इसको जब आप पैरेलल कॉम्बिनेशन के हवाले से n नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस में डिवाइड करते हैं तो वो बन जाता है R/n। अब एक बहुत मशहूर MCQ आता है, आपसे रेशियो पूछी जाती है सीरीज पैरेलल एक जैसे रेजिस्टर्स की रेजिस्टेंसेस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंसेस के रेशियो का फॉर्मूला। उसमें आप सीरीज का जो फॉर्मूला है उसको पैरेलल के फॉर्मूले से डिवाइड करें, जैसा ये यहाँ पर किया गया, इस चीज़ को जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, और इसका जो आंसर है वो मैं ग्रीन कलर से हाईलाइट कर रहा हूँ ताकि आपको पता लगे इस वक्त स्क्रीन पे काम यहाँ इस जगह हो रहा है, ये चीज़। तो दोनों फॉर्मूले मैंने पुटअप किए, कैंसिलेशन की, तो ये जवाब आ गया n²। ठीक है। अब आप जरा आ जाए जो लेफ्ट साइड पर आपके पास लिखा हुआ है, जो आपका पोर्टर का भी लेक्चर जो नोट्स है उनको जरा थोड़ा सा रिविजिट कर लेते हैं। पहली चीज, करंट क्या होता है, सेम होता है सीरीज में, यह मैं बात कर चुका हूँ आपके साथ। करंट कांस्टेंट होता है, तमाम रेजिस्टेंसेस का इंडिविजुअल सम टोटल इक्विवेलेंट के इक्वल होता है। सब रेजिस्टेंस इक्वल हैं तो ये NR के इक्वल आता है। इक्विवेलेंट का फॉर्मूला टोटल वैल्यूज की हर वैल्यू से ज्यादा होता है, मैक्सिमम से भी ज्यादा होता है। पोटेंशियल हर पॉइंट का अलग अलग ड्रॉप होता है, जो कि V1 आपके पास IR1, V2 IR2 आता है। और करंट की अगर आप बात करते हैं यहाँ पे, अब इसी के जरिए यहाँ से एक फॉर्मूला डेवलप होगा आपका कि वो उसके लिए कि अगर आपके पास V1 का पोटेंशियल ड्रॉप अगर आपने मालूम करना है और आपके पास रेजिस्टेंसेस की कॉम्बिनेशन की वैल्यू मौजूद है, टोटल पोटेंशियल मौजूद है, करंट मौजूद नहीं है, तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे R1 V1, R1 के अक्रॉस पोटेंशियल मालूम करने जा रहे हो आप, R1 ओवर R1 प्लस R2 इंटू टोटल पोटेंशियल। यही फॉर्मूला जरा राइट साइड पे अपनी नजर लेकर आए, ये यहाँ पर लिखा हुआ है राइट साइड पर, बिल्कुल एक्सट्रीम राइट साइड पे देखें, ये सर्किट बना हुआ है, दो रेजिस्टेंस लगी हुई है। ये V1 का फॉर्मूला क्या होगा, R1 ओवर R1 प्लस R2 इंटू टोटल पोटेंशियल।
V2 करेंगे दूसरे पोटेंशियल का, क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल रेजिस्टेंस के प्रोपोर्शनल है, तो यहाँ पे आपके पास R2 आएगा आपके पास। ठीक है जी, यहाँ तक हमें बात समझ आ गई होगी आपको। ये चीज याद जहन में रखें, कैपेसिटर्स के जो फॉर्मूले होते हैं वो इसका उलट होते हैं, क्योंकि वहाँ कैपेसिटेंस और पोटेंशियल इनवर्स रिलेशन होता है। अगर ये कैपेसिटर का के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप का फॉर्मूला होता ना, तो R1 की जगह पर V1 के फॉर्मूले में इसकी बात हो रही है अभी, इसकी इस फॉर्मूले की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, V1 इज इक्वल टू वहां आता है फिर C2 ओवर C1 प्लस C2 इंटू V, याद है वो रेसिप्रोकल आता है। इसी तरह करंट में भी रेसिप्रोकल आएगा, करंट भी रेसिप्रोकल होता है। तो करंट का अगर फॉर्मूला आपने बनाना है ना, यानी कि पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए करंट का फॉर्मूला, दो रेजिस्टर्स हैं वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगे हुए हैं, जिस तरह ये देखें, ये R1 है, ये R2 है। R1 का करंट I1 है, I2 का करंट I2 है, और दोनों एक पोटेंशियल सोर्स V के साथ कनेक्टेड है। लेट्स सपोज अब आपको I1 करंट चाहिए, तो फॉर्मूला होगा R2 ओवर R1 प्लस R2 इंटू I टोटल करंट। और फिर दूसरा फॉर्मूला आप कॉरस्पॉन्डिंग खुद जनरेट कर सकते हैं क्वाइट इजीली। ठीक है, एक चीज तो ये आ गई इसके अंदर। दूसरी चीज इसमें आप जो देखेंगे कॉम्बिनेशन के हवाले से ही, वो ये है, जरा इधर आ जाए थोड़ा सा राइट साइड पर, ये चीज वो ये है कि आपके पास सर्किट्स आ जाते हैं बाज़ हुआ, जिसमें आपको ये पोटेंशियल वगैरह मालूम करनी। जब हमने दो रेजिस्टर्स के फॉर्मूले पढ़ ही लिए, तो एक ये बड़ा ही क्या नाम है बच्चों को कंफ्यूजिंग सर्किट बन रहा होता है, दिस वन, ये देखें। अब इसके अंदर आप लेट्स सपोज आपके पास ये एक रेजिस्टर लगा हुआ है, एक रेजिस्टर यहाँ पर लगा हुआ है, ये भी रेजिस्टर लगा हुआ है, ये भी रेजिस्टर लगा हुआ है, ये जी एक सोर्स के साथ ज्वाइंट है, लेट्स सपोज। अब यहाँ पे इक्विवेलेंट का भी सवाल बन सकता है, इक्विवेलेंट का सवाल बनता है तो आप देख सकते हो एक पॉइंट ये है आपके पास, एक पॉइंट ये है। लेट्स सपोज ये पॉइंट बी है, इसको आप सी समझ लें, इस पॉइंट को आप सी समझ लें, बी सी, और इसको हम डी का नाम दे देते हैं। अब पहली बात, ये रेजिस्टेंस 4 है, ये 2 है, और ये 4 है, और इसको हम कर लेते हैं 4 और ये 2। अभी मैं बड़ा आसान सी वैल्यूज ले रहा हूँ, इसको 6 वोल्ट कर देते हैं। ठीक है, अगर मुझसे कहा जाए ना इसका टोटल करंट मालूम करे, तो मुझे इसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मालूम करनी पड़ेगी। आपको जो ऊपर वाली 2 4 नजर आ रही है, ये वाली ओम, इस सीरीज कॉम्बिनेशन में, ये मुझे पॉइंट ए और पॉइंट बी के दरमियान नेट रेजिस्टेंस निकालनी है और करंट निकालना है पूरे सर्किट का। ठीक है, तो ये दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन में, अगर ये सीरीज कॉम्बिनेशन में मेरे पास आ जाते हैं, तो इनको तो मैं सीधा सीधा ऐड कर दूंगा। अगर मैं सी और डी अभी कंसिडर नहीं कर रहा, ठीक है, तो ये 6 हो जाएगा, नीचे भी 4 और 2 ऐड होकर 6 बन जाएगा, तो 6 और 6 पैरेलल कॉम्बिनेशन बन जाएगा। यानी अगली डायग्राम अगर मैं इसकी बनाता हूँ, तो वो कुछ इस किस्म की बनेगी, ये चीज, ये 6 6 दोनों एक जैसे रजिस्टर पैरेलल में है, तो नीचे बैटरी वही आपकी 6 चल रही है। ठीक है, बैटरी को मैंने अभी छेड़ा, तो ये 6 और 6 ऐड अप होके 3 आंसर दे देगा, तो नेट आपके पास यहाँ 3 आ गया। ठीक है, ये आप ज़बानी कलामी सवाल करना, ये तो मैं अभी आपको दिखाने के लिए पूरा कर रहा हूँ। ये वोल्टेज है, ये आपके पास रेजिस्टेंस है, तो आई मालूम करना है, वी ओवर आर फार्मूला होता है, तो 6 ओवर 3 सीधा 2 एम्पियर आ गया आपके पास। इस तरह के सर्किट जहाँ भी आएंगे इस तरह से आपने उसको करना है। लेकिन एक चीज़ आ जाती है कि पोटेंशियल मालूम करें वी सी पॉइंट का या डी पॉइंट का, यानी वी सी कैलकुलेट करने को आ गया, तो फॉर्मूला क्या होगा, बड़ा सिंपल। पोटेंशियल अकेले पॉइंट का निकालना हो तो उस तरफ से निकालना है जिधर नेगेटिव एंड लगा हुआ है। ये नेगेटिव एंड लगा हुआ है, ये पॉजिटिव एंड लगा हुआ है। इसका मतलब ये होता है कि 0 वोल्ट बी एंड पर है, और 6 का 6 जाके ए के ऊपर ड्रॉप हो रहा है। ठीक है, बाकी नीचे बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो 0 से यानी बी पॉइंट से सी के दरमियान जो पोटेंशियल आएगा, जिसको पॉइंट बी से पॉइंट सी का भी पोटेंशियल कह सकते हैं, यूं बी सी, या खाली सी का कहते हैं, बात एक ही है, क्योंकि सी की वैल्यू है, बी 0 पर है, लिखो ना लिखो, तो बी सी का आंसर आएगा 4, क्योंकि बी और सी के दरमियान 4 रजिस्टर है, ओवर
2 + 4, क्योंकि इस पूरे सीरीज में ना ऊपर की तरफ जो लाइन बनी हुई है इसकी बात हो रही है अभी सिर्फ इसकी। यहाँ 2 और 4 दो रजिस्टर मौजूद हैं, ठीक है। और साथ में आपके पास कितना पोटेंशियल है, 6। इसको हल करते हो तो ये आपके पास 4 और 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 6 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। 4 वोल्ट इधर ड्रॉप हो रहा है और बाकी 2 वोल्ट अगले हिस्से पे ड्रॉप हो रहा है, एंड सो ऑन। इस तरह के सवालात को आपने इस तरह से टैकल करना है। अब ये डायग्राम है, डिफरेंट किस्म की डायग्राम्स आ सकती हैं। ये डायग्राम इस शक्ल में आ जाए, रोम्बस टाइप में इस तरह से आ जाए, तो है तो वही चीज़। यहाँ रजिस्टर लगी हुई है, यहाँ रजिस्टर लगी हुई है, यहाँ लगी हुई है, और यहाँ एक रजिस्टर लगी हुई है, और ये सर्किट यूँ बना हुआ, ठीक है। आगे बाकी पॉइंट्स आप वही देते हैं, ए है, बी है, सी है, डी है, और इसको 2 कर दें, इसको 4 कर दें, इसको इधर 4 कर दें, इधर एक ही चीज़ है, कोई फर्क नहीं है। शक्ल में थोड़ा सा चेंज किया है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। एक और चीज़ बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं इस मामले में, वो ये है कि आपके पास ये देखें, एक रेजिस्टेंस ये लगी हुई है, एक रेजिस्टेंस ये लगी हुई है, एक ये लगी हुई है, और एक यहाँ पर लगी हुई है, ठीक है जी। चलें, अब मुझसे कहा जाता है कि, या हम लोगों से कहा जाता है कि अब हमने क्या करना है, यहाँ पर रेजिस्टेंस के दरमियान वो मालूम करना है, इन दो पॉइंट्स के दरमियान नेट रेजिस्टेंस निकालनी है। ए बी पॉइंट ये दे दिया गया मुझे। अब बच्चे ये समझते हैं कि ये जो रेजिस्टेंस है, ये चैलेंज, इसका नाम है वही देता हूँ आपको समझाने के लिए। इसको हम 2 कर लेते हैं, इसको 4 कर लेते हैं, इसको 4 कर लेते हैं, इसको 2 कर लेते हैं। अब बच्चे ये समझते हैं कि ये वाला 4 और ये वाला 4 पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। गलत चीज़, यही गलती कर जाती है, पैरेलल में नहीं है। ये जो आपको तार नजर आ रहा है ना, जिसको मैं ग्रीन कलर से हाईलाइट कर रहा हूँ, भाई ये तार की तो कोई रेजिस्टेंस है ही नहीं, तो ये असल में सीरीज कॉम्बिनेशन में है। बस यहाँ पे गलती कर, ये भी सीरीज में है, और ये साथ वाले जो 2 और 4 ऊपर नजर आ रहे हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, ये भी सीरीज कॉम्बिनेशन में है। तो ये जब आपस में ऐड होंगे तो आपके पास रेजिस्टेंस का आंसर ये बचेगा। ये पॉइंट आपका ए है, ये पॉइंट आपका बी है, और 6 ये हो गया 6। अब ये दोनों पैरेलल में है 6 तो इनका जो नेट आंसर है वो 6 का हाफ यानी 3 ओम आंसर आएगा। तो ये चीज़ हो गई। एक बड़ा मशहूर क्वेश्चन और आता है, वो ये आता है कि ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल के तीनों कोनों पे 3 रेजिस्टर लगे हुए हैं, ठीक है जी। लेट्स सपोज ये तीनों वैल्यूज आपस में इक्वल हैं, 4 4 4 ओम है, ठीक है। हमसे कहा जाता है कि ये ए एंड और बी एंड, इसे कहते हैं पॉलीगॉन, इनके दरमियान नेट रेजिस्टेंस निकालें, आर ए बी निकालनी है। तो इसका बेटा एक फॉर्मूला होता है n-1/n/r। आर ये जो वैल्यूज होती है साइडों की तमाम बराबर, और ये बराबर रेजिस्टेंस के लिए फॉर्मूला है। अगर ये अलग अलग वैल्यूज आ रही हैं फिर आपको उसको अलग अलग ही सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको पता है कितने कॉर्नर्स हैं ट्राइंगल में, 3 होते हैं, तो n का आंसर नंबर ऑफ कॉर्नर्स को क्या शो करता है, 3-1/3 इंटू आर की वैल्यू 4 है, तो 2/3 इंटू 4 8/3, या इसकी डिवीजन का जो भी आंसर है वो आपका आंसर हो सकता है। यही क्वेश्चन अगर आपके पास एक बॉक्स की शक्ल में आ जाता है तो इसमें n का आंसर वो 4 हो जाएगा, बाकी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बाकी क्वेश्चन वही रहेगा। ए भी है, ये भी सुन लो 4 है, ये भी 4 है, ये भी 4 है, ये भी 4 है, ठीक है, सारे 4 हमने कर दिए। अब यहाँ मुझे अगर ए बी की वैल्यू निकालनी है रेजिस्टेंस की, तो n-1/n इंटू आर के मामले में 4-1 4 इंटू 4 अप्लाई करेंगे, 4 4 से कैंसिल होगा, 3 ओम आंसर आएगा, ठीक है। वैसे किसी ने कोई लेंथी तरीके से करना है तो बेटा जी वो बड़ा आसान तरीका है, वो भी बता देता हूँ मैं आपको। ये जो 3 रेजिस्टेंस, एक ये सारी सीरीज में, तो ये 4 4 8 और 4 12 12, और ये नीचे वाला जो 4 है ये वाला, ये भी पैरेलल में हो जाएंगे, हल कर लीजिएगा। पैरेलल में डायरेक्ट फॉर्मूला, बजाय इसके क्या 1/r1 प्लस 1/r2 को सॉल्व करते हुए आपने क्या करना है, r1 इंटू r2 ओवर r1 प्लस r2, डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज करना है पैरेलल के लिए, ठीक है। 2 रेजिस्टर्स के पैरेलल के 3 आ जाएंगे तो फिर 1 ओवर करके सॉल्व कर लीजिएगा। चलें जी वापस हैं ज़रा अपने मेन लेक्चर की जानिब।
इसमें से देख लेते हैं कि कितनी बातें हैं। कुछ बातें आपने आगे से कर ली हुई हैं। अब इधर आ जाए जी, ये है जी आपका मेन जो हमारा चल रहा था, इसको जरा रिविजिट कर ले। जी, अब देखें यहाँ पर हमने अब तक ये देख लिया हुआ है पैरेलल कॉम्बिनेशन के वाले से, ये फॉर्मूला भी हम देख चुके हैं, वोल्टेज सेम होता है। रेसिप्रोकल और रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हम देख चुके हैं, ये टू रेजिस्टर्स का फॉर्मूला हम देख चुके हैं। ये हमारे पास नेट आंसर आ गया अगर सारे रेजिस्टर्स बराबर हो जाते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में। और पैरेलल में ये दो रेजिस्टर के दरमियान अलग अलग करंट के फॉर्मूले ये भी हम देख चुके हुए हैं। ठीक है, अगर तीन रेजिस्टर सेम लगी हुई हैं पैरेलल में तो R/3 इज द आंसर। अगर रजिस्टर इस तरह से शक्ल में लगी, देख लें ये कॉर्नर आ रहा है बीच में, मैं अभी इससे सवाल करा के आ रहा हूँ, ये सीरीज में है, ये जिगजैग बना हुआ है, ठीक है ना, ये भी सीरीज में है, इनका जवाब 3R आ रहा है, इनका जवाब 4R आ रहा है। ये डिफरेंट किस्म की सिचुएशंस हैं जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आप लोगों ने इससे पहले पढ़ा हुआ है। ठीक है, और ये वो ट्राइंगल के का रिलेशन जो मैं आपको बताकर आ चुका हूँ, दिस वन। ठीक है, और ये मुख्तलिफ किस्म के इसमें क्वेश्चन है। ये ट्राइंगल की शेप मैंने पीछे हल कर दी हुई है, ये वाली, और ये स्क्वायर हो सकता है, सर्कल हो सकता है, उसकी भी आगे डिस्कस कर लेंगे अभी। अब आप आ जाए टेम्परेचर के ऊपर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है V/I, हमने पढ़ा हुआ है। इस पे डिपेंड कर रही है रेजिस्टेंस। नंबर 1 लेंथ पे डिपेंड कर रही है। ठीक है, रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करती है? लेंथ पे करती है। नंबर 2 एरिया क्रॉस सेक्शन पे करती है। नंबर 3 टेम्परेचर पे करती है। नंबर 4 मटेरियल पे भी करती है। 4 चीजों पे डिपेंड करती है रेजिस्टेंस। जो मटेरियल है आपका, डिफरेंट मटेरियल्स के लिए रेजिस्टेंस डिफरेंट आती है। ठीक है, ये भी हमने फॉर्मूला पीछे देख चुके हैं सारी चीजें। ठीक, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला रो एल ओवर ए देख चुके हैं, उसके न्यूमेरिकल भी कर चुके हैं। इसमें रो जो है ना, ये रेजिस्टिविटी है। रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करती है? मटेरियल के ऊपर, डायमेंशंस पे नहीं करती। रेजिस्टिविटी डायमेंशंस पे डिपेंड नहीं करती, मटेरियल पे डिपेंड करती है। ये बात आप याद रखेंगे। ठीक है, कुछ चीजें हैं, अभी मैंने आपको एक टेक्निक सिखा दी, लेंथ को डबल करेंगे, कम करेंगे, 3 टाइम करेंगे। लेकिन अगर आप डायरेक्ट फॉर्मूला याद करना चाहें, अगर आप अपनी लेंथ को n टाइम्स इंक्रीज करते हैं ये, तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला n² R अप्लाई होगा। इसी तरह से अगर आप एरिया को n टाइम डिक्रीज कर दें तब भी यही फॉर्मूला है, दोनों सेम ही असल में। ये आपको मैं पहले बता चुका हूँ कि लेंथ को जितना बढ़ाएंगे एरिया उतना कम हो जाएगा, ये वही टेक्निक है। इसी तरह अगर आप अपने रेडियस को डिक्रीज करते हैं 1/n के हवाले से, तो रेजिस्टेंस आपके पास n⁴R बन जाएगी। ये आपका 2-4 फॉर्मूले आप याद रखेंगे। जहां तक टेम्परेचर डिपेंडेंस का ताल्लुक है, रेजिस्टेंस टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। टेम्परेचर बढ़ाओगे रेजिस्टेंस बढ़ती है। चेंज ऑफ रेजिस्टर का फॉर्मूला डेल्टा आर इज इक्वल टू अल्फा आर डेल्टा टी, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है सेकंड ईयर में। जहां तक आर टी का ताल्लुक है, डेल्टा आर का मतलब होता है हाई रेजिस्टेंस माइनस लो रेजिस्टेंस, तो आर टी का फॉर्मूला आता है R0 1 प्लस अल्फा टी। अल्फा इसमें टेम्परेचर कोफिशिएंट है, पॉजिटिव होता है कंडक्टर्स के लिए, मैं बोल चुका हूँ, बता चुका हूँ। नेगेटिव होता है सेमीकंडक्टर्स के लिए। और टी चेंज इन टेम्परेचर है। जहां अल्फा पॉजिटिव है वहां रेजिस्टेंस और टेम्परेचर का रिलेशन डायरेक्ट होता है। जहां अल्फा नेगेटिव है टेम्परेचर कोफिशिएंट, वहां रेजिस्टेंस और टेम्परेचर का रिलेशन इनवर्स होता है। मतलब रेजिस्टेंस कम होती है टेम्परेचर बढ़ाने पे और टेम्परेचर कम करने पे बढ़ती है। सेमीकंडक्टर परफेक्ट इंसुलेटर होते हैं 0 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर। ठीक है, आगे चलें। आगे आपके पास इसमें रेसिप्रोकल आ जाता है, रेजिस्टेंस का और रेजिस्टिविटी का। रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल तो कंडक्टेंस है, पीछे बढ़ के आए। जो रेजिस्टिविटी है उसको जरा रिविजिट कर लेते हैं थोड़ा सा। रेजिस्टिविटी आपके पास रो इज इक्वल टू R/A/L। इसमें एक चीज फिक्स होती है, एरिया इसका होता है 1 मीटर के और लेंथ होती है 1 मीटर, ये फिक्स होती है। इसका मतलब है जो रेजिस्टिविटी है एक्चुअली रेजिस्टेंस ही है। क्यूबिक मीटर ऑफ अ वॉल्यूम की रेजिस्टेंस को रेजिस्टिविटी कहते हैं। यूनिट इसका ओम मीटर होता है। इसका रेसिप्रोकल कंडक्टिविटी होता है पर ओम
पर मीटर। रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी याद रखिएगा टेम्परेचर डिपेंडेंट है, मटेरियल डिपेंडेंट है, डायमेंशंस पे डिपेंड नहीं करती, मैं अभी बात कर चुका हूँ। जिस तरह रेजिस्टेंस कंडक्टर्स की टेम्परेचर बढ़ाने पे बढ़ती है, सेमीकंडक्टर की कम होती है, रेजिस्टिविटी भी उन्हीं असूलों पर टेम्परेचर बढ़ाने पे बढ़ेगी, कंडक्टर्स के लिए, सेमीकंडक्टर के लिए कम होगी, क्योंकि इनका टेम्परेचर कोफिशिएंट नेगेटिव होता है। और चेंज ऑफ रेजिस्टेंस का फॉर्मूला, रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला डेल्टा रो इज इक्वल टू अल्फा रो नॉट डेल्टा टी होता है। सुपर कंडक्टर का जिक्र मैं करता चाहूँ साथ साथ के वो मटेरियल जिनकी रेजिस्टिविटी टेम्परेचर को डिक्रीज करने पर एकदम से जीरो हो जाती है, ठीक है, वो क्या कराते हैं सुपर कंडक्टर। टेम्परेचर शर्त ये है कि केल्विन के अंदर हमारे पास होगा, तो अगर ये डिक्रीज करिए एकदम से जीरो हो गई, इस टेम्परेचर को हम बोलते हैं टीसी, क्रिटिकल टेम्परेचर वैल्यू 4.2 केल्विन होती है फॉर मरकरी, उसको भी आप रिविजिट लाजमी करेंगे, ठीक है। मजीद इसके अंदर आपके पास एमसीक्यू है, लेकिन एक एमसीक्यू आपको यहाँ नजर आ रहा होगा जो मैंने यहाँ पे किया हुआ है कि एक वायर है, उसको हम बेंड कर देते हैं सर्कल की शक्ल में, तो डायमीटर के अक्रॉस रेजिस्टेंस मालूम करनी है आ जाए तो क्या करेंगे, बड़ा सिंपल। ये असल में पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ 6 ओम बन गया, 12 ओम की टोटल वायर की लंबाई थी, तो 6 ओम का पैरेलल कॉम्बिनेशन बन गया, तो पैरेलल में 6 ओम लग गया, तो 6/2 3 ओम आंसर आ गया। ये सिंपल सा सवाल था, आ जाता होता है, आपको पता होना चाहिए। तो आज का लेक्चर ये रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी तक महदूद है, कॉम्बिनेशन हमने देखे, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में बाकी चीज़ें देखेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।